रत्नगढ़ नामक एक गांव में गोलू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह अपने खेतों में तरबूज की खेती करता था। गोलू अपने उगाए हुए तरबूज को मंडी में नहीं बेचता था, बल्कि उन्हें अपनी बैलगाड़ी में भरकर गांव-गांव बेचता था। एक बार एक आदमी गोलू के पास आया, जो किसी दूसरे गांव से आया था, और वह गोलू से कहने लगा, अरे भाई साहब नमस्कार, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं पास के ही गांव से तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरे सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है। अच्छा तो बताइए, किस काम से आए हैं? अरे भैया, मेरे मालिक नगर की मंडी में थोक का व्यापार करते हैं। बहुत बड़ी दुकान है हमारे मालिक की, जिसमें वह तरबूज का व्यापार करते हैं। मेरे मालिक को मंडी में बेचने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में तरबूज चाहिए, क्योंकि तुम तरबूज की खेती करते हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। अगर तुम्हें अपने खेत के तरबूज बेचने हैं तो भैया मैं उनकी अच्छी कीमत लगा दूंगा। भैया आपने बहुत बढ़िया बताया, लेकिन माफ करिएगा, मैं जो तरबूज अपने खेत में लगाता हूँ उन्हें खुद ही बेचता हूँ। मैं मंडी के दलालों को अपना माल नहीं बेचता। अरे भैया, तुम कह क्या रहे हो? आसपास के गांव के सभी लोग मेरे मालिक को ही अपना माल बेचते हैं। फिर जगह जगह घूमकर अपना माल बेचने से अच्छा है कि तुम भी एक ही जगह अच्छी कीमत में बेच दो। क्यों सही कहा ना? अगर तुम भी मेरे मालिक को सारे तरबूज बेच दोगे तो तुम्हारी मेहनत कम लगेगी और पैसा भी अच्छा मिल जाएगा। फिर जाकर अपने नए तरबूज उगाओ ना। तरबूज बेचने में क्यों समय लगा रहे हो भाई? तरबूज उगाने में समय लगाओ उगाने में, समझे? देखो भाई, मैं एक किसान हूँ और कड़ी मेहनत करना मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। साथ ही साथ पैसा कमाने का लालच भी मुझ में नहीं है, बल्कि लोगों को साफ सुथरा तरबूज कम दामों में बेचना ही मेरा उद्देश्य है। और भाई, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अपना तरबूज मंडी में ना बेचकर सीधे लोगों को बेचूं। अब चाहे उसमें मुझे मुनाफा कम ही क्यों ना हो, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। मुनाफे और पैसे का ज्यादा लालच नहीं है। और वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वह आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते महंगा हो जाता है। इसीलिए मैं अपना तरबूज मंडी में नहीं बेचूंगा। हमें माफ करिएगा भैया, मुझे लगता है कि अब तुम मेरी बात समझ गए और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना? गोलू के समझाने के बाद रामलाल यह समझ गया कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। वह वहां से चला गया। गोलू अपनी बैलगाड़ी पर ढेर सारे तरबूज लाद कर बेचने के लिए निकलता है। काफी देर बाद वह सुंदरपुर नाम के गांव पहुंचता है, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका होता है। अरे शाम ढल गई और अंधेरा भी हो गया। इतनी दूर चलते चलते मैं भी थक गया हूँ और हमारे यह दो प्यारे बैल भी। ऐसा करता हूँ कि आज रात यहीं पर गुजार लेता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। यही सोचते सचते गोलू एक बड़े से घर के सामने से गुजरता है। तभी घर के बाहर खड़ा एक आदमी उसे आवाज लगाता है। ओ भाई, कौन? अरे कौन हो तुम? हमारे गांव के तो नहीं लगते। गोलू देखता है कि पहनावे से वह आदमी बहुत ही अमीर मालूम पड़ता है। नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम गोलू है और मैं रत्नपुर गांव का हूँ। ये तरबूज बेचने के लिए सुंदरपुर गांव की तरफ जा रहा हूँ। अब क्या बताएं भैया, सुबह से गाड़ी खींचते खींचते मेरे बैल थक चुके हैं और मैं भी उन्हें चलाते चलाते थक गया हूँ। इसीलिए सोचा
कि आज रात को यहीं कहीं आसपास रुककर सुबह निकल जाऊं। अगर आप थोड़ा मदद कर दें और बता दें कि इस गांव में रात को ठहरने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। अरे भाई, इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम कहीं और क्यों जाओगे? मेरा इतना बड़ा घर है, आज रात यहीं रुक जाओ। इतना सुनते ही गोलू ने अपनी बैलगाड़ी एक तरफ लगा दी और चैन की सांस ली। गोलू खाना खाने के बाद हवेली में बैठा होता है। तभी धर्मपाल सेठ उससे बातचीत करने लगता है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी हवेली! हुजूर, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे दयालु लोग आज भी इस धरती पर हैं। इसीलिए हम जैसे गरीब लोग जी रहे हैं, वरना आज रात इस गांव में न जाने मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? देखो गोलू, एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करता है। वैसे देखने में तो तुम बहुत मेहनती किसान लगते हो। अब यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे आदमी की सहायता करूं। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, ये सारे तरबूज तुम्हारे ही खेत के हैं या किसी व्यापारी से लेकर बेचने के लिए निकले हो? अरे नहीं नहीं साहब, यह तो हमारे अपने ही खेत की फसल है। व्यापारी से खरीद कर बेचूं, इतना बड़ा आदमी मैं नहीं हूं। इसके बाद दोनों में काफी देर तक बातचीत होती रही। गोलू ने बताया कि वह अपने खेत के तरबूज सीधे ग्राहकों को बेचने में विश्वास रखता है। यह सुनकर धर्मपाल सेठ गंभीर हो गया। हाँ, आज के समय में तो मंडी के दलाल किसानों से कम दामों में माल खरीदते हैं और फिर उसे जमा करके ऊंची कीमतों पर ग्राहकों को बेचते हैं। बड़े चालाक हो गए हैं ससुरे। इसी वजह से आम आदमी को महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ता है। मुझे तो लगता है कि मंडी के लोगों का यह तरीका बिल्कुल गलत है। आपने बिल्कुल सही कहा साहब, आजकल तो यही सब कुछ हो रहा है। पर ऐसा ना हो, इसीलिए मैं अपने खेत के तरबूज सीधे ग्राहकों को कम कीमत पर बेचता हूं। मुझे लगता है कि मैं समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर पा रहा हूं और यही करने में मुझे खुशी मिलती है। सच में गोलू भाई, तुम्हारे विचार बहुत ही उच्च स्तर के हैं। अगर सभी लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे तो सच में सबका भला हो जाए। अच्छा सुनो, अब काफी रात हो गई है और तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। आराम कर लो। गोलू मुस्कुराता है और सेठ जी के आतिथ्य के लिए उनका धन्यवाद करता है। धर्मपाल सेठ ने अपने घर के एक कमरे में गोलू के सोने का इंतजाम कर दिया। उसने एक बिस्तर बिछाया और फिर खुद अपने कमरे में सोने चला गया। गोलू बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वह धर्मपाल सेठ के बारे में सोचने लगता है। हाँ, ये कितना अच्छा इंसान है। इसने मुझ जैसे गरीब किसान को अपने घर में आश्रय दिया। सचमुच इतना धनी होने के बावजूद इसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। इसका मन बहुत ही निर्मल और दयालु है। गोलू गहरी सांस लेता है और मुस्कुराता है। ऐसे इंसान भला आजकल की दुनिया में कहाँ मिलते हैं। कितने बड़े लोग होते हैं, लेकिन उनके दिल छोटे होते हैं। पर धर्मपाल सेठ जैसा इंसान सच में बहुत कम देखने को मिलता है। धीरे धीरे गोलू की आंखें भारी होने लगती हैं और वह चैन की नींद सो जाता है। अगली सुबह गोलू जब उठा तो वह फिर से सोचने लगा। हाँ, अच्छा लग रहा है। इस घर के मालिक धर्मपाल सेठ ने मुझे अपने घर में ठहरने की जगह देकर मेरी बहुत मदद की। क्यों ना इसके बदले में मैं इन्हें कुछ तरबूज दे दूं। यह सोचकर गोलू अपने तरबूज के ढेर के पास पहुंचा, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि ढेर आधा ही रह गया था। अरे ये क्या, मेरे तरबूज कहाँ गए? आधे तरबूज तो गायब ही हो गए। गोलू घबराकर तुरंत धर्मपाल सेठ के पास गया। अरे साहब, मैंने रात को आपके आंगन में जो तरबूज रखे थे उनमें से आधे गायब हो गए। अरे ये क्या हो गया? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है?
गोलू की बात सुनकर धर्मपाल सेठ अचानक गुस्से से लाल हो गया। राम राम, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, जो तुम जैसे आदमी को अपने घर में आसरा दे दिया। एक तो मेरे घर में रहे, ऊपर से मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। गोलू आश्चर्य से देखता रह जाता है, लेकिन सेठ की गुस्से की आग बढ़ती जा रही थी। पहले तुमने मेरा विश्वास जीता, फिर मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तो तुम्हें भला इंसान समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत ही चालबाज और धोखेबाज निकले। मेरे सौ जाने के बाद तुमने मेरे तरबूज चुरा लिए और अब मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। वाह वाह, एक तो चोरी की, ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। झूठ मत बोलो, चुपचाप मेरे तरबूज लौटा दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। अच्छा, तो अब तू मुझे धमका रहा है। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो अपने आदमियों को बुलवा कर तुझे धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं सहूंगा, बेईमान कहीं का। धर्मपाल सेठ के धमकाने पर गोलू को समझ आ गया कि अब इससे बात करना बेकार है। वह मन ही मन सोचता है, इससे बात करना बेकार है। गोलू गुस्से में अपने बाकी बचे तरबूज उठाता है और वहां से निकल जाता है। गोलू सीधा गांव के मुखिया जी के पास पहुंचता है और उन्हें सारी घटना विस्तार से बताता है। मुखिया जी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं रात भर धर्मपाल सेठ के घर में ठहरा और सुबह जब उठा तो देखा कि मेरे आधे तरबूज गायब हो चुके थे। जब मैंने सेठ जी से पूछा तो उन्होंने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। मुखिया जी गंभीरता से सुनते हैं, फिर सोच कर बोलते हैं, अगर सचमुच तुम्हारे तरबूज धर्मपाल सेठ ने ही चुराए हैं तो मैं अवश्य ही उन्हें वापस दिलवाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम कह रहे थे कि वह बहुत ही अमीर आदमी है, तो फिर कोई अमीर आदमी भला ऐसा काम क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने तुम्हारे तरबूज चुराए हों? अरे नहीं मुखिया जी, मुझे पूरा यकीन है कि यह काम उसी आदमी का है। उसके अलावा और कौन चुरा सकता है? ठीक है, पहले उससे बात करनी होगी, तभी कोई फैसला किया जाएगा। गोलू मुखिया जी की बात सुनकर राहत की सांस लेता है, लेकिन अब वह चाहता था कि इंसाफ हो। मुखिया जी ने उसी समय धर्मपाल सेठ को बुलाने के लिए कुछ आदमियों को भेज दिया। जब धर्मपाल सेठ वहां पहुंचा तो गोलू को वहां देखकर वह तिलमिला उठा। अरे मुखिया जी, मैं एकदम निर्दोष हूँ। इस किसान को मैंने देखिए, रात को अपने घर में रुकने के लिए आसरा दिया। अरे मेहमान समझकर मैंने कहा, रुक जाओ भैया। ठीक है, रात में बेचारा थका था, इसके बैल थक गए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, और यह निकला एहसान फरामोश की मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। अरे भला मैं इसके तरबूज क्यों चुराऊंगा? मेरे खुद के खेत में अच्छे अच्छे तरबूज उगे हुए हैं, तो भला मैं इसके तरबूज क्यों चुराऊं? अरे मेरे कौन सा कमी पड़ रही है, लेकिन यह ऐसा आरोप मुझ पर क्यों लगा रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं मानता हूं कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन चोरी तुम्हारे ही घर में हुई है, तो तुमने यह चोरी नहीं की, ये बात तुम्हें ही साबित करनी होगी। इसीलिए तुम्हारे खेत में जो तरबूज उगे हैं, उनमें से एक तरबूज तुम यहां पर लेकर आओ। धर्मपाल सेठ अपने खेत से तरबूज लाने के लिए चला जाता है। धर्मपाल सेठ के जाने के बाद मुखिया जी एक बार फिर से गोलू से पूरे मामले की जानकारी लेने लगे। इस बीच धर्मपाल सेठ अपने खेत से तरबूज लेकर वापस लौट आता है। मुखिया ने गोलू की बैलगाड़ी में से एक तरबूज मंगवाया और फिर दोनों तरबूजों को एक साथ रख दिया गया। मुखिया के अलावा वहां पर गांव के कुछ और भी लोग मौजूद थे। मुखिया ने वहीं पर मौजूद एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ लालू, हम इसका नाम लालू और यह तरह तरह की सब्जियों का अच्छा पारखी है। सब्जियों की गुणवत्ता के बारे में यह बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ बुलवाया है ताकि ये दोनों तरबूजों की अच्छे से जांच पड़ताल कर सके। मुखिया जी ने लालू से कहा, लालू, क्या तुम इन दोनों तरबूजों की जांच करके यह बता सकते हो कि ये दोनों तरबूज एक ही खेत के हैं या फिर अलग अलग?
दोनों तरबूजों को बड़े ही गौर से देखने के बाद। ठीक है, यह भी हाँ, इसकी बनावट अभी ठीक है। हम इसका ऊपरी हिस्सा और नीचे का हिस्सा ठीक से देख रहे हैं। देखिए, मैं साफ साफ बताऊं तो देखने में कोई फर्क नजर नहीं आता है। इसीलिए इनके स्वाद को छक कर देखना होगा। अगर ऐसा है तो तुरंत इन दोनों तरबूजों को चखो और मुझे बताओ। लालू ने एक चाकू से धर्मपाल सेठ के लाए हुए तरबूज को काटा। जैसे ही उसने वह तरबूज खाया, उसे तुरंत जैसे कोई दौरा पड़ने लगा। वह हाथ पैर मारने लगा। तभी मुखिया ने एक दूसरे आदमी से कहा, अरे विक्रम, आप तो वैद्य हैं ना, जरा देखिए तो सही, लालू को क्या हो गया? अरे यह तो अच्छा भला यहाँ पर आया था, पर पता नहीं कहाँ क्या हो गया, कहीं मर ना जाए। आप तुरंत इनका इलाज कीजिए। देखिए, जल्दी से जल्दी देखिए। अरे, अवश्य ही इस तरबूज में जहर था, इसीलिए तरबूज को खाते ही इसकी यह हालत हो गई। इसे इलाज के लिए तुरंत मेरे घर ले जाना पड़ेगा, जल्दी करो। फिर कुछ लोग लालू को उठाकर विक्रम के घर इलाज के लिए ले जाते हैं। इसके बाद मुखिया जी खड़े स्वर में धर्मपाल सेठ सवाल करते हैं, अरे भाई, ये सब क्या मामला है? तुमने अपने खेतों में जहरीले तरबूज उगाए हैं क्या? तुम लोगों को जान से मारना चाहते हो? कुछ दिन पहले भी मैंने ऐसा ही एक मामला सुना था, जिसमें जहरीला तरबूज खाने से किसी की मौत हो गई थी। मुझे तो लगता है कि वह तरबूज भी तुमने ही दिया होगा। अगर लालू को कुछ हो गया तो याद रखना, उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब तो तुम पर चोरी के साथ साथ हत्या का भी आरोप लग गया है। अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। यह सुनते ही धर्मपाल सेठ डर जाता है और मुखिया को एकांत में ले जाकर फुसफुसाता है, अरे मुखिया जी, जरा इधर आइए। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। ये तरबूज मेरे खेत के नहीं है, बल्कि यह तो उस किसान गोलू के ही तरबूज हैं। अरे उसके ही तरबूज जहरीले हैं। अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं उसके तरबूज चुराता ही नहीं। देखिए, अगर आप इस मामले से मुझे बचा लेंगे तो मैं आपको माला माल कर दूंगा। हाँ, बहुत सारा धन दूंगा। आप एक बार सोच कर देखिए। मुखिया जी को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से धर्मपाल सेठ को डांटते हैं, वाह, मुझे मालामाल करोगे? एक तो खुद चोरी का अपराध किया और अब मुझे रिश्वत देकर इसमें शामिल करना चाहते हो। गोलू को बलि का बकरा बनाना चाहते हो क्या? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुमने पहले भी कई अपराध किए होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हर आदमी तुम्हारी तरह लालची होता है? तुमने मुझे भी एक लालची इंसान समझ लिया, जो रिश्वत का पैसा हजम कर जाएगा। तुम्हें मालूम है कि किसी को रिश्वत देना भी एक अपराध है। अगर तुमने अपना अपराध पहले ही मान लिया होता तो बेहतर होता। अब तुमने 3 अपराध कर दिए, चोरी का, हत्या का और रिश्वत देने का। तभी वहां पर गोलू, लालू और वैद्य जी भी आ पहुंचते हैं। तीनों को देखकर धर्मपाल सेठ घबरा जाता है और घबराहट में बोलता है, अरे, देखो, लालू तो एकदम ठीक है, उसे तो कुछ नहीं हुआ, वह एकदम सही सलामत है। लेकिन अगर उसे कुछ हो भी गया होता तो उसमें भी भैया मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वह तरबूज मेरे नहीं थे, वह तो मैंने गोलू के चुराए थे। अब जब वह तरबूज मेरे थे ही नहीं तो हत्या का इल्जाम मुझ पर कैसे लग सकता है? मुखिया जी ठहाका लगाते हैं और कहते हैं, अच्छा, तो अब तुमने अपनी चोरी का अपराध खुद ही स्वीकार कर लिया। हम सब ने मिलकर यह नाटक इसलिए किया था ताकि तुम सच उगल दो। असल में लालू कोई सब्जियों का झाता नहीं है और ना ही वैद्य जी कोई जांच करने आए थे। लालू ने तो सिर्फ तरबूज खाकर बेहोश होने का नाटक किया था। असल बात तो ये है कि कुछ दिन पहले तुमने जिस आदमी को मेरे पास तरबूज खरीदने के लिए भेजा था ना, उस रात मैंने उसी आदमी को तुम्हारे घर पर काम करते हुए देख लिया था। अब तो मामला बिल्कुल साफ हो गया। मैंने पहले ही बता दिया था कि तुमने पहले से ही एक आदमी को मेरे खेत के तरबूज खरीदने के लिए भेजा था, लेकिन जब मैंने अपने तरबूज नहीं बेचे तो तुमने मुझे अपने घर पर रोककर सोने के लिए जगह दी
और आधे तरबूज चुरा लिए। तुम्हारे जैसे मंडी के दलाल बहुत ही नीच काम करते हैं। छी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने घटिया इंसान हो। धर्मपाल सेठ, तुम्हारी जैसी चालाकी से मैं नहीं चलता। तुम्हारे जैसे दलालों की वजह से ही मंडी में किसानों का नुकसान होता है। माफ करना भैया, गलती हो गई जो तुम्हारे घर पर आया। गोलू, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारी इस समस्या के बारे में राज्य के महाराज से बात करूंगा, और हाँ, तुम्हारे चोरी हुए तरबूज तुम्हें वापस दिलवाए जाएंगे। इसके बाद धर्मपाल सेठ से गोलू के सारे चोरी हुए तरबूज वापस दिलवा दिए गए। मुखिया जी ने गांव के सभी किसानों को चेतावनी दी। उसके बाद अगर किसी मंडी के दलाल ने किसी किसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे भयानक दंड दिया जाएगा। गांव के बाकी किसानों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने मुखिया जी और गोलू की सूझबूझ और बुद्धिमानी की खूब तारीफ की। इसके बाद गोलू अपने तरबूज लेकर आगे बढ़ गया, उचित दामों पर उन्हें बेचा और वापस अपने गांव लौट गया।